हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 26 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा उसैन बोल्ट को। तो उसैन बोल्ट आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। जैसे आपको याद होगा कि जब 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का भारत में, तो उस समय ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया था और वर्ल्ड कप का एम्बेसडर शाहरुख खान को नियुक्त किया गया था। तो उसी प्रकार से आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है उसैन बोल्ट को। दोस्तों, अब सवाल आता है कि उसैन बोल्ट कौन है? तो उसैन बोल्ट जमैका देश के एक धावक हैं, यानी स्प्रिंटर हैं। तो उन्हें अब आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको याद रखना है कि जो टी20 विश्व कप है 2024 का, वह 1 से 29 जून 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ होना है? तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका दोनों देशों में संयुक्त रूप से टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। बात आ रही थी जमैका की, तो यहाँ पर आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देख सकते हैं और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और बीच में यहाँ पर हैं कैरेबियन देश। तो इन्हीं में से एक देश है जमैका और यहीं के हैं कौन? उसैन बोल्ट। दोस्तों, बात आई है टी20 वर्ल्ड कप की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार टी20 वर्ल्ड कप कब खेला गया था या कब आयोजित किया गया था, तो 2007 में। और 2007 का वर्ल्ड कप किसने जीता था? ये जीता था भारत ने। और इंग्लैंड की टीम और वेस्ट इंडीज की टीम ने अब तक दो बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता हुआ है। इंग्लैंड की टीम की बात करें तो इंग्लैंड ने 2010 और 2022 में टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता हुआ है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं 2024 और 2023 के, उन सभी को रिवाइज करेंगे तो आप इन सभी को नोट करते जाइएगा। जैसे नीरज चोपड़ा की बात करें तो उन्हें स्पीड पेट्रोल के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एम्बेसडर बनाया गया है। कैटरीना कैफ को चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऋतिक रोशन को प्राइम वॉलीबॉल लीग यानी पीवीएल का एम्बेसडर बनाया गया है। चेतन भगत, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्हें हेनरी हॉर्विन एजुकेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राफेल नडाल और इगा स्विटेक, ये दोनों टेनिस से रिलेटेड हैं, तो इन्हें इन्फोसिस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और इसके अलावा रश्मिका मंदाना को इप्सॉन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर को सेवलॉन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इसके अलावा आपको याद रखना है कि एवरेडी का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन के रूप में चुनाव आयोग के द्वारा शीतल देवी को नियुक्त किया गया है। शीतल देवी एक पैरा तीरंदाज हैं और उनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नरेंद्र कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। बोट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रणवीर सिंह और त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन 2023 में राजकुमार राव को घोषित किया गया था। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मोहम्मद शमी। सिट्रोइन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी। तो ये है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या फिर दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है। तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उससे आपको ऐड हो जाना है। तो पीडीएफ और जो भी और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ क्लास नोट, डेली क्विज, ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हर साल विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस भी मनाया जाता है और इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे मनाया जाता है। तो ये 2 दिवस भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए
मलेरिया दिवस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो मलेरिया को नियंत्रित करने और उसको खत्म करने के प्रयास को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या है? अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। तो ये है 2024 की थीम विश्व मलेरिया दिवस की। दोस्तों, मलेरिया की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए मलेरिया किस परजीवी के कारण फैलता है, तो ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण फैलता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मलेरिया किस मच्छर के कारण फैलता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये रोग फैलता है। मलेरिया में जो हमारी आरबीसी हैं यानी लाल रक्त कणिकाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। देखिए दोस्तों, ये ब्लड की संरचना है और ये जो आपको संरचनाएं दिखाई दे रही हैं ये हैं आरबीसी और ये है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम इस प्रकार से हमारी आरबीसी को कमजोर कर देता है और हमारी आरबीसी खत्म हो जाती है। तो जो मलेरिया रोग होता है उसके कारण लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं। दोस्तों, कुछ और जानकारी डिस्कस करते हैं मलेरिया के बारे में। तो 2023 में WHO के द्वारा अजरबैजान और तजाकिस्तान इन दोनों देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। हाल ही में WHO ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 या मैट्रिक्स M को मंजूरी दी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि R21 या मैट्रिक्स M किस रोग की वैक्सीन है? तो ये मलेरिया की वैक्सीन है। इससे पहले 2021 में WHO के द्वारा मलेरिया की वैक्सीन RTS-S या AS01 को भी मंजूरी दी गई थी। तो ये भी मलेरिया की ही वैक्सीन है। तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल फिलहाल में कौन कौन से देश मलेरिया फ्री हुए हैं, तो देखिए 2021 में अल सल्वाडोर फ्री हुआ था मलेरिया से। 2019 में अर्जेंटीना और 2019 में अल्जीरिया भी मुक्त हुआ था मलेरिया से। 2018 में उज्बेकिस्तान, 2018 में पराग्वे भी मुक्त हुआ था। 2016 में किर्गिस्तान और श्रीलंका भी मलेरिया फ्री घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6वां संस्करण कहां आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। दोस्तों, इस सम्मेलन की थीम क्या है? तो इस सम्मेलन की थीम है अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें, यानी इन्वेस्ट टुडे फॉर ए मोर रेजिलेंट टुमारो। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो इस सम्मेलन का उद्देश्य था आपदा और जलवायु से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करना। भारत में आपदा से निपटने के लिए कौन सी संस्था है या कौन सा बल है, कौन सी फोर्स है? तो उसका नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसे हम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या एनडीआरएफ बोलते हैं। एनडीआरएफ की स्थापना 19 जनवरी 2006 को की गई थी। वर्तमान में एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद। और एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। बात आई है यहाँ पर समिट की, तो चलिए कुछ प्रमुख समिट डिस्कस कर लेते हैं। तो 9वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई यूएई में आयोजित किया गया है। 13वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन अबू धाबी यूएई में आयोजित किया गया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का जो सम्मेलन है वो आयोजित किया जाएगा जुलाई 2024 में, और ये इंडिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी। तो पपुआ न्यू गिनी की गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में भारत के लिए रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। यानी भारत की जो डिफेंस से रिलेटेड जानकारी होगी वो ये रक्षा सलाहकार पपुआ न्यू गिनी की गवर्नमेंट को देगा। तो इस प्रकार के पद का सृजन किया गया है पपुआ न्यू गिनी की गवर्नमेंट के द्वारा। और दोस्तों, भारत के लिए रक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कर्नल एडिसन नेपियो को। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो कर्नल एडिसन नेपियो हैं ये पपुआ न्यू गिनी की गवर्नमेंट और सेना के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेंगे। भारत और पपुआ न्यू गिनी के बीच जो राजनयिक संबंध हैं वो 1976 में स्थापित किए गए थे। दोस्तों, मई 2023 में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पपुआ न्यू गिनी की यात्रा की थी और वह ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों, पपुआ न्यू गिनी की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपिटल क्या है इसकी? पोर्ट मोरेस्बी।
करेंसी है किना और प्राइम मिनिस्टर हैं जेम्स मरापे। और इसकी लोकेशन आप कहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में स्थित है पपुआ न्यू गिनी। और यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप देख सकते हैं, ये है भारत और यहाँ पर स्थित है पपुआ न्यू गिनी। पीएनजी यानी पपुआ न्यू गिनी के द्वारा 2023 में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक सम्मान दिया गया था, जो कि पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान था और वो सम्मान है द ग्रैंड कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द लोगोहो। तो इससे सम्मानित किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन नेपाल में आयोजित किया गया है। कुवैत के द्वारा पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत ने नेपाल को उपहार में 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें प्रदान की हैं। रूस के द्वारा अभी हाल ही में एक रॉकेट लॉन्च की गई है जिसका नाम है अंगारा A5। तो इस रॉकेट को अभी हाल ही में रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इजराइल ने अभी हाल ही में पहली बार सी डॉम डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। तो ये सभी जानकारी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द मार्केट AU रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? आंसर हो जाएगा भारत का। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का एक फर्म है जिसका नाम है कंपेयर द मार्केट AU। तो उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, एक अध्ययन किया गया है जिसके आधार पर दुनिया में दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? भारत का। और दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत के पासपोर्ट की जो कीमत है वो 10 साल की वैधता के लिए 18.07 अमेरिकी डॉलर है। यानी 10 साल की वैधता के लिए भारतीय पासपोर्ट के लिए 18.07 अमेरिकी डॉलर खर्च करने होंगे। और वैलिडिटी की साल भर की लागत के हिसाब से भारत का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट है। UAE का पासपोर्ट सस्ता होने के मामले में सबसे ऊपर है। यानी दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? वो है UAE का। तो UAE में 5 साल की वैधता के लिए जो कीमत बताई गई है वो बताई गई है 17.70 अमेरिकी डॉलर। भारतीय पासपोर्ट धारक यानी कि जिस व्यक्ति के पास भारतीय पासपोर्ट है वो 62 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मैक्सिको का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का सबसे महंगा पासपोर्ट है। तो इसमें 10 वर्षों के लिए जो पासपोर्ट मिलता है वो 231.05 अमेरिकी डॉलर में मिलता है। पासपोर्ट से रिलेटेड हाल ही में कुछ और इंडेक्स जारी किए गए थे, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स का फर्स्ट हाफ अभी हाल ही में 2024 में जारी किया गया था। तो इसके अनुसार भारत का 85वां स्थान है और पहला स्थान जापान, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी का रहा है। और आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स भी 2024 में जारी किया गया था। इसमें भारत का 66वां स्थान और UAE का पहला स्थान रहा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीपांशु शर्मा ने भाला फेंक में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप नोट जरूर कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं दीपांशु शर्मा। तो उन्होंने एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन दुबई UAE में किया गया है। दीपांशु शर्मा ने 70.29 मीटर भाला फेंक करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले रोहन ने इसी प्रतियोगिता में 70.03 मीटर भाला फेंक करके सिल्वर मेडल हासिल किया है। यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों इंडिया को प्राप्त हुए हैं जेवलिन थ्रो में। एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदक विजेता भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ऋतिक को चक्का फेंक में सिल्वर मेडल, दीपांशु को भाला फेंक में गोल्ड मेडल, रोहन को भाला फेंक में सिल्वर मेडल, प्रियांशु को 1500 मीटर स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल और आरती को 10,000 मीटर रेस वॉक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। स्पोर्ट्स की बात आई है तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? यजुवेंद्र चहल। और यजुवेंद्र चहल IPL 2024 में किस टीम के लिए खेल रहे हैं? तो आपको याद रखना है कि ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं। भारत की पहली हाइब्रिड पिच कहाँ स्थापित की गई है, कहाँ बनाई गई है? तो हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला स्टेडियम है वहां पर हाइब्रिड पिच बनाई गई है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है?
तो किर्गिस्तान में इसका आयोजन किया गया है और किर्गिस्तान की जो कैपिटल है बिश्केक, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। 250 आईपीएल मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। इसके अलावा फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट किसने जीता है? डी गुकेश ने। बार्सिलोना ओपन किसने जीता है? कैस्पर रूड ने, जो कि नॉर्वे के हैं, ये टेनिस से रिलेटेड है। और स्टटगार्ट ओपन किसने जीता है? एलेना रायबकीना ने, जो कि कजाकिस्तान की है, ये भी टेनिस से रिलेटेड ओपन है। सौरव घोषाल ने अभी हाल ही में स्क्वैश से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की गीता सभरवाल को किस देश में यूनाइटेड नेशन की रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो दोस्तों, भारत की गीता सभरवाल को यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा अभी हाल ही में इंडोनेशिया में यूएन की रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर का मतलब यह है कि इंडोनेशिया में जितने भी यूएन से संबंधित संस्थाएं होंगी या वहां पर जो काम करने वाले कर्मचारी होंगे, उनके बीच में कोऑर्डिनेटर का काम कौन करेंगी? गीता सभरवाल। दोस्तों, गीता सभरवाल की बात करें तो उन्होंने श्रीलंका में यूएन की शांति निर्माण और विकास सलाहकार के रूप में भी काम किया हुआ है। गीता सभरवाल ने यूके की बेल्स यूनिवर्सिटी से डेवलपमेंट मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। दोस्तों, बात आई है यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके मेंबर कितने हैं? 193। लैंग्वेज कौन कौन है? रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और स्पेनिश। महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में, और इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। बात आई थी यहाँ पर इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन बनने वाली है? नूसंतारा। और करेंसी क्या है? रुपया। राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। तो ये सभी बेसिक जानकारी आप नोट कर सकते। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूकी भांवरी ने VMW ओपन टेनिस युगल का खिताब किसके साथ जीता है? आंसर हो जाएगा अल्बानो ओलिवेटी। तो फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी और भारत के यूकी भांवरी ने VMW ओपन टेनिस युगल का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, BMW ओपन टेनिस खिताब को बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाता है? जर्मनी में। तो जर्मनी के म्यूनिख में इसका आयोजन किया जाता है। यूकी भांवरी को आप यहां पर देख सकते हैं। तो यूकी भांवरी 1899 से आयोजित होने वाले बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी भी बने हैं। यानी कि यूकी भांवरी पहले ऐसे टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप में जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किसके द्वारा हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की गई है? आंसर हो जाएगा DRDO के द्वारा। तो DRDO ने अभी हाल ही में बहुत ही हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है और यह लेवल 6 श्रेणी की बुलेट प्रूफ जैकेट है। तो दोस्तों, अगर कोई भी सैनिक इसका यूज करेगा तो 10 मीटर की दूरी से AK-47 और स्नाइपर राइफल से अगर उस पर हमला किया जाता है तो इससे भी जान बचाई जा सकती है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट में मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट का यूज किया गया है। दोस्तों, डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को किस देश को निर्यात किया है? फिलीपींस को। 2023 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हथियारों पर खर्च करने वाला देश कौन है? भारत। CDS जनरल अनिल चौहान ने अभी हाल ही में किस देश की ऑफिशियली यात्रा की है? फ्रांस की। भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास कहां आयोजित किया गया? पूर्वी समुद्री तट पर। स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। भारत अमेरिका के बीच में अभी हाल ही में एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया था जिसे टाइगर ट्रायम्फ बोला जाता है। भारत निर्मित डॉर्नियर विमान कौन सा देश खरीदेगा? गुआना। नौसेना भवन का कहां उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में। संयुक्त अभ्यास सुरक्षा बेल्ट 24 का आयोजन चाइना, ईरान और रूस के बीच किया गया है। भारत शक्ति अभ्यास जैसलमेर में आयोजित किया गया है। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। INS जटायु को कमीशन कहां पर किया गया है? लक्षद्वीप में। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है। और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? DRDO के द्वारा। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर हो जाएगा इसका कोटक महिंद्रा बैंक। यानी अब कोटक महिंद्रा बैंक ऑनलाइन नए ग्राहक नहीं जोड़ सकता है। तो इस पर प्रतिबंध या इस पर बैन किसने लगाया है? RBI ने। तो RBI को यह हक होता है कि वो किसी भी बैंक पर बैन भी लगा सकता है।
तो कोटक महिंद्रा बैंक में डेटा सुरक्षा और विक्रेता जोखिम प्रबंधन को लेकर के कई गंभीर कमियां पाई गई थी, जिसको लेकर के आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये कहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक अब ऑनलाइन नए ग्राहक नहीं जोड़ सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है। 2003 में इसने अपना बैंकिंग परिचालन शुरू किया था। मुख्यालय मुंबई में। टैगलाइन है आइए पैसे को सरल बनाएं। एमडी और सीईओ हैं अशोक बासवानी। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन है? रिलायंस जियो। जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नाबार्ड के द्वारा। ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस भारत पे को किसने लॉन्च किया है? भारत पे ने। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सुब्बाराव पाबुलुरी को। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निधि एस जैन को। किस देश की संसद ने शरणार्थियों को रवांडा भेजने के लिए विधेयक पारित किया है? ब्रिटेन। खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर में। ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बनी है? श्रीजा अकुला। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई संस्थाओं के प्रमुख। जैसे विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ है तो उसके 14वें अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। और गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे NAM बोला जाता है तो उसके अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीयेव। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD कौन बनी है? तो वो बनी है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो कि बुल्गारिया की हैं। और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की महानिदेशक कौन है? नागोजी ओकोंजो-इवेला। इसके अलावा आपको याद रखना है UNCTAD की महासचिव कौन है? रेबेका ग्रिनस्पैन। और यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोले, जो कि फ्रांस के हैं। इसके अलावा खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है? क्यू डोंग्यू, जो कि चाइना के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट होंगबो, जो कि टोगो देश के हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जियो के फाउंडर कौन है? तो मुकेश अंबानी जियो के फाउंडर हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मुकेश अंबानी बताया हुआ है। तो आज का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।